एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उसे हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं इस लेक्चर को नहीं अटेम्प्ट किया है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने से एनालिसिस कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो आज भी हमारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया है, सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता है? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम और ताम्रपत्र पर चित्र। तो सरबपुरी ताम्रपत्र पर नहीं होता है, ताम्रपत्र पर चित्र ये नहीं होता है। बाकी जारी करने की तिथि, वर्ष, स्थान, लेखक और उत्कीर्णक का नाम ये सरबपुरी ताम्रपत्रों में मिलता है। ठीक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी में सरबपुरियों ने शासन किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 3 राजधानी अलग अलग शासकों ने बनाई थी, जिसमें था सरब राज ने सरबपुर, प्रसन्न मात्र ने मल्हार और प्रवर राज प्रथम ने सिरपुर। तो आपको ये तीनों राजधानी याद करना है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी राजधानी सरबपुरी शासकों की नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा सरबपुर, मल्हार और सिरपुर, और एक कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो आप लोग को ये तीनों राजधानी ध्यान रखते हुए चलना है कि सरबपुरी शासकों ने ये राजधानी बनाई थी। अब जो सरबपुरी शासक थे वो स्थानीय व्यक्ति हुआ करते थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सरबपुरी पहले किसके सामंत हुआ करते थे। तो आप लोग को बतलाना है कि सरबपुरी जो थे वो पहले वाकाटकों के सामंत हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की 5वीं से 6वीं शताब्दी में, और पहले ये वाकाटकों के सामंत हुआ करते थे। तो इतना फैक्ट इससे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिया है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया। ये इस पर आप लोग विचार कीजिए। तब तक दूसरा कथन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। ये जो कथन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो प्राचीन काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य, एकांतर, भ्रमरकोट, चक्रकोट और महाकांतर, ये सभी नाम बस्तर से रिलेटेड है, बस्तर का ही है। और तीसरा कथन दिया है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नाग वंश से संबंधित है। तो ये भी जो कथन है वो राइट हो जाएगा। कवर्धा में 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशियों का शासन था, जिसके शासक थे गोपाल देव। इनके समय भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया। अगर भोरमदेव मंदिर कौन सी शैली में पूछता है तो बतलाइएगा कि ये नागर शैली में स्थित है। ठीक है, नागर शैली में है। और ये जो इसका नामकरण है, भोरमदेव मंदिर का जो नामकरण है वो गौड़ देवता के नाम पर है। अब देखते हैं पहले कथन की ओर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने स्थापित नहीं किया था। ये स्थापित किया था, इसे बनाया था रानी वाष्टा ने। रानी वाष्टा ने अपने पति हर्षवर्धन की स्मृति में ये मंदिर का निर्माण किया था। और हर्षवर्धन जो थे वो पांडुवंशी शासक थे। अगर यहाँ पे देता तो पांडुवंशी शासकों ने बनाया, तो ये कथन जो था वो सही है। लेकिन यहाँ दिया सरबपुरी शासकों ने बनाया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ये कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण कौशल या फिर चेदी जनपद? करेक्ट आंसर है दक्षिण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के करर राज्य एवं उनके राज्य। एक साइड आपको दे दिया है राज्य और उनके राज्य, एक साइड आपको राजवंश दिया है। ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। सरगुजा, रक्सेल चौहान, ये करेक्ट है। सरगुजा में रक्सेल राजपूत वंश ने शासन किया। दूसरा दिया है बस्तर काकती, बस्तर में काकती वंश का शासन रहा है। अन्नमदेव काकती इसके संस्थापक हैं और प्रवीर चंद्र बहनदेव अंतिम शासक रहे हैं। कवर्धा राजगौड़, ये भी करेक्ट है। कवर्धा में राजगौड़ वंश ने शासन किया, इसके संस्थापक थे महाबली सिंह। ठीक है।
कवर्धा राजगुड़ वंश के संस्थापक थे महाबली सिंह और ये ठाकुर की उपाधि धारण किया करते थे। कवर्धा के राजगुड़ वंश ठाकुर की उपाधि धारण किया करते थे। ऑप्शन 4 दिया है राजनांदगांव कुशवाहा। तो ये आंसर जो है वो गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि राजनांदगांव में बैरागी वंश ने शासन किया था। ठीक है, बैरागी वंश का शासन था और ये जो शासक थे वो महंत की उपाधि धारण करते थे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा महंत घासीदास, महंत बलराम दास, तो ये थे बैरागी वंश के शासक। तो यहाँ पे बोला है कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव में कुशवाहा नहीं बैरागी वंश ने शासन किया है। अगला प्रश्न है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? वाधराज, सिंहराज, भोपदेव या फिर नरहरदेव। राइट आंसर है कांकेर के सोमवंश के संस्थापक थे सिंहराज। अगला प्रश्न है तीवरदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का या फिर जैन धर्म का? तीवरदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का। इन्हीं के शासन काल में छत्तीसगढ़ को उत्कर्ष काल कहा गया है और ये इनकी उपाधि भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखते चलिएगा। तीवरदेव ने परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा सकल कोशलाधिपति और कोशलाधिपति, ये तीनों उपाधि तीवरदेव का है, परम वैष्णव, सकल कोशलाधिपति और कोशलाधिपति। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा इनकी राज मुद्रा में गरुड़ का चिन्ह आपको उत्कीर्ण मिलेगा। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था इसलिए गरुड़ का चिन्ह इनकी राज मुद्रा में मिलता है और ये परम वैष्णव, सकल कोशलाधिपति और कोशलाधिपति की उपाधि धारण किया करते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या फिर बस्तर। राइट आंसर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं बिलासपुर से। इसके अलावा कोरबा से भी कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, कोरबा से। ये दोनों बिलासपुर और कोरबा से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो तांबे के सिक्के हैं। कुषाण कालीन तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर और कोरबा से प्राप्त हुए हैं। एक और जगह से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, खरसिया से। खरसिया कहाँ है? रायगढ़ में है ना। तो यहाँ जो सिक्के मिले हैं तेलीकोट, खरसिया, रायगढ़ से, ये जो सिक्के हैं वो स्वर्ण सिक्के हैं। अगर प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग को ये ऑप्शन दिया रहेगा बिलासपुर या फिर कोरबा, तो इसमें टिक कीजिएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा कि स्वर्णकालीन सिक्के, कुषाण वंश के स्वर्णकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग को बताना है तेलीकोट, खरसिया, रायगढ़ से स्वर्णकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? रतनपुर के प्राचीन काल में बहुत सारे नाम थे, इनमें से एक जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, वो कौन सा है बतलाइएगा। रत्नावलीपुरी, मणिपुर, अम्बापुरी या फिर रतनपुर। करेक्ट आंसर है अम्बापुरी। ये रतनपुर का नाम नहीं है, बाकी रत्नावलीपुरी, मणिपुर, रतनपुर ये सभी रतनपुर के नाम हैं। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है इनके और भी कुछ नाम थे, अलग अलग काल में अलग अलग नामों से रतनपुर को जाना गया है। तो मणिपुर के अलावा माणिकपुरी, ठीक है, हीरापुरी, माणिकपुरी, हीरापुरी, रत्नपुर, कुबेरपुर और यहाँ तक कि चतुर्युगीपुर भी रतनपुर को ही कहा गया है। ठीक है, तो इतना पूरा नाम आप लोग को रतनपुर का याद रखना है। इनमें से कोई भी सा दे सकता है ऑप्शन में। माणिकपुरी, हीरापुरी, कुबेरपुरी, चतुर्युगीपुरी, रत्नपुर ऐसा लिखा जाता है, और रत्नपुर, ये दोनों नाम रत्नपुर के। ठीक है, और रत्नावलीपुरी। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मड़वा महल किस वंश का स्थापत्य कला नमूना है? बाण वंश, सोमवंश, छिंदक नाग वंश या फिर फणी नाग वंश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मड़वा महल फणी नाग वंश का स्थापत्य कला का नमूना है। ठीक है, फणी नाग वंश के शासक थे रामचंद्र देव, जिनका विवाह हुआ था कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ। कलचुरी राजकुमारी थी अंबिका देवी, इनके साथ रामचंद्र देव का विवाह हुआ था। इन्हीं के द्वारा मड़वा महल का निर्माण किया गया था। इनके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है।
शिवलिंग स्थापित हैं। ये 14वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और ये भी याद रखिएगा 16 स्तंभों पर ये टिका हुआ है, 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, तो मड़वा महल से रिलेटेड फणिनाग वंश, रामचंद्र देव के विवाह अंबिका देवी के साथ इन्हीं के द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्माण किया गया, 16 स्तंभों पर टिका है और इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? कलचुरी राजवंश, पांडु राजवंश, नल वंश या फिर छिंदक नाग वंश? करेक्ट आंसर है चीनी यात्री आया था 639 ईस्वी में। 639 ईस्वी में किसका शासन चल रहा था? पांडु राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको कमेंट पे पूछा था कि जब चीनी यात्री हेनसांग आए थे तो इस समय किसका शासन था? तो आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया है, तो बता देते हैं कि यहाँ पे सिरपुर में महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन चल रहा था जब चीनी यात्री हेनसांग आए थे। ठीक है, और यहीं पे 100 संघाराम, इसी काल में 100 संघाराम भी थे यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से था? ऐसे सिक्के के नाम बतलाना है आपको जिससे पता चलेगा कि भारत का व्यापार रोम से होता था। ऑप्शन है पाल, चकरबेड़ा, रत्नपुर और रायगढ़। करेक्ट आंसर है चकरबेड़ा। सातवाहन काल में रोम के सिक्के बिलासपुर के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, जो विदेशी व्यापार को दर्शाता है। ठीक है, चकरबेड़ा में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो विदेशी व्यापार को दर्शाता है। इसके साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है, जो सातवाहन कालीन सिक्के हैं वो मल्हार और बालपुर से भी मिले हैं। बालपुर में राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है और मल्हार में भी राजा अपीलक के तांबा और कांस्य मुद्रा प्राप्त हुई है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? नल वंश, राष्ट्रीय कुलवंश, सरबपुरी वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है नल वंश। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के नल राजवंश के हैं। जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र है वो भवदत्त वर्मन का है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन का है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये है अर्धपति भट्टारक का। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, तो किसके हैं करके, नल वंश के तो हैं, लेकिन और कौन से शासक, किस शासक के हैं? रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन के और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्धपति भट्टारक का है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, वो खजुराहो के मंदिर के समान ही है, तो इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। साथ ही इसे कला तीर्थ भी, ये मंदिर कला तीर्थ भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ की कलाकृतियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इस वजह से इसे कला तीर्थ भी कहा गया है। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सिरपुर, मल्हार, बालसूर या फिर बालकेश्वर? करेक्ट आंसर है मल्हार से। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा के रूप में मल्हार से प्राप्त हुई है, जो है बिलासपुर में मल्हार स्थित है और ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सूर, दैत्य, वर्मा, विभीषण या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी।
रायपुर जिले से प्राप्त भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में सूर, दैत वर्मा और विभीषण, ये तीनों राजाओं के नाम हैं। साथ ही बात करें ये किस राजवंश का है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये राजश्री तुल्य कुल राजवंश के शासक हैं। इसमें 6 शासक हुए हैं राजश्री तुल्य कुल वंश के। एक सूरा दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो ये 6 राजा राजश्री तुल्य वंश के हैं। चौथी से 6वीं सदी तक इन्होंने शासन किया। रायपुर आरंग में राजधानी थी और इसकी जानकारी मिलती भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का है आरंग ताम्रपत्र। राजश्री तुल्य वंश में ये कुल 6 राजा हुए जिनके नाम आपको याद करना है। सूरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह यूज़ मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ट्रिक यूज़ करने में जितना समय आप लोग को लगेगा उससे कम टाइम में ये आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे पेयर बना के पढ़िएगा। सूरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। बहुत ही ईजी है, ये बहुत जल्दी से याद हो जाएगा आप लोग को 2-3 बार पढ़ने से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कामवती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? कामवती नगरी किस नाम से जानी जाती है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर और डोंगरगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो कामवती नगरी था। डोंगरगढ़ को प्राचीन नाम था कामवती नगरी। अगर बात करें 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024, ठीक है, हर साल बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है डोंगरगढ़ में। तो 2024 में जो आयोजन हुआ वो 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन था जो 6 फरवरी को आयोजित हुआ। ठीक है, तो आपको ये रिलेट करके याद रखना है, 6 फरवरी को ये आयोजित हुआ था। 2024 का जो संस्करण अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है वो 31वां है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट रिलेटेड फैक्ट याद करना है, करंट रिलेटेड जितने भी एक साल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उसे कवर करवाया जा रहा है हमारे CGPSC CG व्यापम अचीवर्स वर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ सर्च करके CGPSC CG व्यापम अचीवर्स वर्ल्ड सर्च करके करंट अफेयर देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन जो शैव धर्म के अनुयायी थे, और बाकी जो सिरपुर के जो पांडुवंश है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पांडुवंशी शासक हमने एक और देखा था महाशिवगुप्त तिवर्देव, ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सिरपुर के शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट किसका प्राचीन नाम है? खरौद, बस्तर, पाटन या फिर सिरपुर? राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और राजनांदगांव। करेक्ट है सरगुजा। ठीक है, प्राचीनतम नाट्यशाला है सीताबेगरा। ये भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीताबेगरा जो स्थित है सरगुजा जिले में। राजीवलोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है नल, पांडु, सरबपुरी या फिर सोम। राइट आंसर हो जाएगा नल। राजीवलोचन मंदिर के निर्माता है विलासतुंग जो नल वंश के शासक हैं। राजीवलोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग के द्वारा किया गया था। ये मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में है। अगर पूछा जाएगा कि विलासतुंग द्वारा निर्मित राजीवलोचन मंदिर कौन सी शैली में है तो बतलाइएगा पंचायतन शैली में है। विलासतुंग जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, विलासतुंग वैष्णव धर्म का अनुयायी था और नलवंशी जितने भी शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। नलवंशी सभी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव धर्म का अनुयायी था विलासतुंग। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, पांडु वंश में सभी जो शासक हैं वो वैष्णव अनुयायी हैं। सिर्फ एक शासक बालार्जुन शैव अनुयायी था। और नल वंशी शासक में सभी जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। एक शासक विलासतुंग वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा विलासतुंग बालार्जुन के समकालीन शासक थे। विलासतुंग किसके समकालीन शासक थे? पांडुवंशी शासक बालार्जुन के समकालीन थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।